गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी पिरामिड की सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, ऐसा पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर होता है। तो इसकी वजह से ये जो चारों के चारों आपके ट्राइंगल बन रहे थे तो उनका भी बेस क्या हो गया था, सेम। और ये जो चारों ही ट्राइंगल थे ये क्या थे, एक जैसे थे। और किस टाइप के बताए थे आपको, आइसोसेलेस, समद्विबाहु त्रिभुज। अब यह बात ऑब्जर्व करना, इस ट्राइंगल की हाइट, इसकी हाइट, इसकी हाइट और इसकी हाइट, चारों की हाइट क्या थी, सेम। और आपको यह भी बताया था कि जो ट्राइंगल की हाइट है वही जाकर के आगे क्या बनती है, पिरामिड की स्लांट हाइट। आज का जो सेशन रहेगा हमारा, इसमें हमें सबसे मेन तो डिस्कस करना है रेक्टेंगुलर बेस का पिरामिड। कहने का मतलब ऐसा पिरामिड जिसका बेस एक रेक्टेंगल या फिर आयत होता है। तो इसके अंदर अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो रेक्टेंगल की क्या है, आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का बेस क्या हो गया, सेम। और ऐसे ही इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का ये जो बेस आपको दिख रहा है ये भी क्या हो जाता है, सेम। तो इस वजह से देखो, जो ट्राइंगल की हाइट होती है एक्चुअल में वही जाकर के आगे क्या बनती है, पिरामिड की स्लांट हाइट। तो इस ट्राइंगल की हाइट अलग होगी, इस ट्राइंगल की हाइट अलग होगी। तो कहने का मतलब दो टाइप के ट्राइंगल बनते हैं, इस वजह से यहां पर दो ही स्लांट हाइट होती हैं। और किस टाइप के ट्राइंगल होंगे भी, जैसे यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस ट्राइंगल की साइड इसको टच करती है, ऐसे ही इस ट्राइंगल की साइड इसको टच करती है। तो सेम वो का वही पैटर्न होगा। ये भी क्या आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको भी डिस्कस करना हमें, रेक्टेंगुलर बेस्ड को। इसके अलावा ऐसा पिरामिड जिसका बेस ट्राइंगल हो, ऐसा पिरामिड जिसका बेस एक रेगुलर हेक्सागन या फिर समषटभुज हो, इन सारी बातों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं पीछे वाला जो पार्ट है आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि जो हमारा पिरामिड है उसका हम वॉल्यूम क्या लिख रहे थे भाई, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने, 1/3 बेस एरिया इनटू में हाइट। तो कहने का मतलब आज हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर बेस का पिरामिड, ऐसा पिरामिड जिसका आधार एक आयत होता है। तो आयत में क्या होंगी, दो भुजाएं, ए और बी आप मान सकते हो। तो इसका मतलब यहां से फॉर्मूला वैसे ध्यान नहीं रखना है, लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, बेस एरिया ए इनटू बी और हाइट क्या होगी आपके पास, एच। अब यहां देखना, आपके पास एक तो साइड्स हैं ए और बी, एक पिरामिड की क्या आपके पास हाइट है। स्लांट हाइट आपके पास दो निकलती हैं, L1 और L2। ये मान लेते हैं कि जो साइड A है इस पर L1 होगी, जो साइड B है इस पर स्लांट हाइट L2 होगी। एज आपकी चारों की चारों क्या होंगी, इक्वल होंगी। सारी बातें पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस की थी, एक बार फिर से देख लेते हैं भाई क्या क्या, कौन सी चीज को क्या कहते हो। हाइट क्या होगी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एकदम बीच में जाएगा रेक्टेंगल के, वो तो क्या हो जाती हाइट। अब देखना जरा, स्लांट हाइट क्या थी आपकी, ये ट्राइंगल है, इसका ये टॉप पॉइंट है, यहां से इसके मिड को मिला दोगे, ये हाइट हो जाएगी। ऐसे ही आप क्या करोगे, ये आपके पास ट्राइंगल है, सामने वाली साइड के मिड को मिला दोगे, ये भी हाइट हो जाएगी। ये पार्ट देखो इसके साथ अटैच रहता है, एकदम पास पास में टच होकर के ये आपके चलते रहते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये आपकी एज होती है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल की साइड इस ट्राइंगल को टच करती है, तो इसका मतलब ये एज हो गई। और ऐसे ही आपको पता है इस ट्राइंगल की साइड इस ट्राइंगल को टच करती है, तो इस ट्राइंगल की तो दोनों ही साइड इक्वल है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब दोनों की दोनों जो एज होती है वो क्या निकल के आती है यहाँ पर, सेम। तो इतनी सी बातें हैं आपकी। अब एक एक करके देखो, पाइथागोरस इसमें लगता है। पहले तो मैं आपको सीधे सीधे एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, और इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे ट्राइंगल और अगला जो सेशन है अपना रेगुलर हेक्सागन, इन पर बेस पिरामिड। तो देखना जरा, ये जैसे आपने एक पिरामिड बनाया और उसका बेस हमें क्या लेना है, एक रेक्टेंगल आयत, इसका एक बेस हमें लेना है। अब देखना जरा, एक मान लेते हैं टॉप, ये हो गया, ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया। मार्किंग कर देते हैं A, B, C और D। अब देखो, इस साइड को नाम दे दिया A, इस साइड को नाम दे दिया B। ऊपर से यहां आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इसको नाम दे दिया H। अब देखना, ये एकदम मिड में आएगा। स्लांट हाइट एक तो ये निकलेगी, ये वाली। ये कैसे निकालोगे भी, इसको इससे मिला रखा है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। आपको क्या बताया था कि जो साइड A है इस पर हम लोग स्लांट हाइट लेंगे
और उस स्लांट हाइट का नाम क्या लेंगे L1, और जो B है उस पर स्लांट हाइट लेंगे, उसका नाम क्या लेंगे L2। तो ये क्या है, स्लांट हाइट आपकी L1। अब देखो ये पूरी साइड B है, तो ये वाली जो साइड है आपकी ये क्या हो जाएगी B/2, ये क्या आपके पास H। तो इसका मतलब जो स्लांट हाइट 1 आपकी निकल रही है वो क्या निकल के आ गई, H² प्लस B/2 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। इजी सी बात है, कुछ भी नहीं ध्यान रखना है सिवाय पाइथागोरस के। मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि इनमें बस एक कॉन्सेप्ट समझा आपने। पिछले सेशन में डिटेल में मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है स्क्वायर बेस पिरामिड का, तो प्लेलिस्ट में जाए, मैथ्स बाय वासु सर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं। या फिर ये टेलीग्राम चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ्स वगैरह सारा का सारा कंटेंट मिल जाता है, ऑथेंटिक और एग्जाम के रिलेवेंट कंटेंट। चलो भाई, अब बात करें, अगर आप इस साइड के मिड पॉइंट को मिला देते हो, मिला दिया, ये बेस है, ये आपकी हाइट है, चाहे आप इधर मिलाओ चाहे आप इधर मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ही क्या रहेगा, इस पर परपेंडिकुलर। बेस हो गया, उस पर कोई भी लाइन ड्रॉ कर रखी है वो क्या है, ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर। अब देखना, इसको नाम क्या दिया आपने, L2 लिखा जा सकता है। तो यहां से देखना जरा, L2 की जो वैल्यू निकल के आ गई, ये साइड A है तो यहां तक की दूरी A/2, ये आपकी H। तो आप इसे लिख सकते हो H² प्लस A/2 का स्क्वायर। रट्टा नहीं मारना है, दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करना। क्लियर है, इमेजिन क्या करना है, जैसे ये साइड आपकी B है, B/2 H, तो जो साइड A पर स्लांट हाइट बनेगी वो क्या लिखोगे, L इक्वल्स टू अंडर रूट H² प्लस B/2 का स्क्वायर, और इसी का वैसे वर्षा दूसरी तरफ हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, वॉल्यूम देख लिया हमने, ये वाली बात देख ली। एज की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी कोई खास लॉजिक नहीं होगा। देखो, इसको आप इससे मिला दो, ये A/2 है, या फिर ये इधर मिला हुआ ही है, देखो ये A/2 है, ये B/2 है, इन दोनों की वजह से इसको मिलाओगे, ये इस पर परपेंडिकुलर है, फिर से वही H का स्क्वायर प्लस A/2 और B/2। एग्जाम में तो आपके पास क्या क्वेश्चन आता है, जैसे ये 6 हो गई, ये 8 हो गई, ये 10 हो गई, तो 10 और मान लो यहां पर 12, इन दोनों की वजह से ये वाली क्या निकल के आती है, आपकी एज। तो इसमें कोई इश्यू नहीं, हालांकि इस टाइप का कोई लेवल अभी तक एग्जाम्स में नहीं बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो आपके पास है बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल, तो ये तो क्या हो गया, एक रेक्टेंगल या फिर आयत, A/B लिख सकते हो। फिर आपको क्या दिखाया था, आमने सामने के जो ट्राइंगल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे ये वाली छोटे वाली साइड यहां दिख रही थी, ये क्या है, A, और इसकी जो स्लांट हाइट थी, यही तो पिरामिड की हाइट बनती थी। देखो, ट्राइंगल की हाइट है, जब ये टर्न लेगा तो पिरामिड की स्लांट हाइट बनेगी। तो इसका मतलब जैसा ये ब्लू वाला ट्राइंगल यहां दिख रहा है, वैसा का वैसा ही सामने है। तो इसका मतलब अगर आप इसका लिखना चाह रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया, तो देखो दो ट्राइंगल तो कैसे हैं, किस फॉर्मेट के हैं, ब्लू जैसे फॉर्मेट के। तो एक ट्राइंगल का एरिया 1/2 आधार A पर बना है, और इसकी स्लांट हाइट क्या है, L1, ये आपको निकालना आता है। प्लस ऐसे ही देखो, दूसरी वाली जो साइड है B, इस B पर है, और इसकी स्लांट हाइट क्या, इस ट्राइंगल की तो हाइट L2 है, लेकिन वो क्या बन जाती है, पिरामिड की स्लांट हाइट। तो आप क्या लिखोगे, 1/2 बेस B, और स्लांट हाइट आपके पास क्या है, L2, जो ट्राइंगल की हाइट। चाहो तो 2 से 2 पूरे में काट दो, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा AL1 प्लस BL2। और अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो देखो मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करना। टोटल सरफेस एरिया में एक तो बेस है, बेस क्या आपका रेक्टेंगल, A/B लिखा जा सकता है। आमने सामने के ट्राइंगल, तो देखो जो A साइड पर ट्राइंगल बना है उसकी हाइट क्या है, L1, तो उसका एरिया 1/2 A/L, लेकिन 2 ट्राइंगल बनते हैं तो इसका मतलब दोनों का एरिया AL1। ऐसे ही B साइड के ऊपर जो बनता है उसकी हाइट क्या होगी, BL2। तो ये इसका रिलेशन हो गया, ठीक है। सीधे रटने की कोशिश मत करना, इस बात को रटना किसी चीज का समाधान नहीं होता है। जस्ट आप क्या करो, चीजों की अंडरस्टैंडिंग रखो। आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसके बाद भविष्य में कोई भी आपसे पूछे आप सीधे सीधे इमेजिन करके बता सकते हो। तो चलो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सवाल उठा लेते हैं। देखो हाइट है, हाइट ले लेते हैं यहां पर 8 सेंटीमीटर,
और ए की वैल्यू ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। इस पिरामिड की सारी बातें हमें फाइंड करनी है। जैसे स्लांट हाइट हो गई, वो भी हमें फाइंड करनी है। इसके अलावा इसका वॉल्यूम, इसका टोटल सरफेस एरिया, एक एक करके। एक्चुअल में देखा जाए तो यही एक सटीक ऐसा सवाल बनता है यहाँ पर, इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो देखो वॉल्यूम में कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। क्या लिखते हो 1/3 बेस एरिया A इंटू बी, 12 गुणा 3 36 और 0 और ये 8। इसको इससे काट दोगे यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा 120, 12 गुणा 8 96 और एक 0। तो ये अपना क्या आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई तनाव नहीं होता है। अब मुद्दे की बात करते हैं, इसकी निकालेंगे हम स्लांट हाइट और टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो फिर से मैं डायग्राम को बना रहा हूं एक बार डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखना जरा, ये बना लिया हम लोगों ने पिरामिड। क्लियर है। एक साइड इसकी कितनी है 30, इसको मैंने मान लिया ये 30 सेंटीमीटर है और ये वाली जो साइड है दूसरी आपकी वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, इसको मान लिया हमने 12 सेंटीमीटर। पिरामिड की हाइट जो है एकदम सेंटर में आके मिलेगा, ये हाइट इसने दी है आपको 8 सेंटीमीटर। अब देखना जो स्लांट हाइट L1 है, L1 जब आप निकालोगे तो देखो ये जो L1 और L2 निकल के आती हैं, असल में देखा जाए तो ये क्या है हाइपोटेनस है। क्लियर है, हाइपोटेनस है ये आपके कर्ण। यहां से मैं थोड़ा सा स्पेस मिटा देता हूं। ये आपके क्या है हाइपोटेनस या फिर कर्ण। अब देखना जरा, ये 30 है तो ये कितनी हो गई भाई 15, ये 8, तो इसका मतलब L1 की वैल्यू कितनी आ गई 17। ट्रिपलेट जरूरी है, आपको एक सेशन में बताए भी थे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो प्रूफ भी करके देखेंगे कि ये जो ट्रिपलेट है कैसे बनते हैं। तो 8 15 की वजह से 17 आ जाएगा, ट्रिपलेट हो गया। ऐसे ही ये वाली अगर आप स्लांट हाइट निकालना चाहते हो जो इस पर आकर मिलती है एकदम मिड पॉइंट पर, तो ये 12 इसकी वजह से 6 और ये 3D में फिगर है, एक बात नीचे उस पर परपेंडिकुलर है, इसको आप इससे मिला दो तो देखना 6 और 8 की वजह से 90 के सामने हाइपोटेनस, तो कितना आ गया रिजल्ट 10 लिखा जा सकता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा माइंड में इमेजिन करते तो देखना L1 किसकी वजह से बन रहा था, एक तो 8 का स्क्वायर, 8 तो क्या है हाइट। देखो जरा फिर समझना, जैसे ये वाली साइड आपकी 12 है, ये साइड आपकी 30 है। अब माइंड में इमेजिन करेंगे, ये 8 हो गया यहां पर, ये 30 है इसकी वजह से 15 आ गया, तो इसका मतलब यहां पर आप क्या लिखते 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो क्या आ जाता आपके पास 17। या फिर ये जो सवाल पूछता है रेक्टेंगल वाले, उसमें ये एडजस्टमेंट करके ही देता है, तो आप सीधे क्या करते भाई 12 वाली जो साइड है ये जैसे 30 हो गई, तो यहां पर कितना 15 और ये 8, तो L1 कितना आ गया आपके पास 17। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे वाले में ये 12 थी तो ये कितनी हो गई 6, ये 8, तो स्लांट हाइट कितनी आ गई L2 6 8 की वजह से 10 लिखा जा सकता है। अगर बात करें हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको क्या लिखा था AL1 प्लस BL2। एक तो ये तरीका है, ऐसे ना समझो तो सीधे सीधे आ जाओ, दो ट्राइंगल आमने सामने बनते रहते हैं, तो इसका मतलब 2 इंटू जो साइड 1/2, साइड हमारी क्या है 12 पर हमने हाइट कितनी निकाली है 17। ऐसे ही जो दूसरा है 1/2, साइड कितनी है 30, और इसके ऊपर जो हमने स्लांट हाइट निकाली है वो कितनी है 10। तो सीधे ना भी ध्यान आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुरंत बात क्लिक हो जाएगी कि ये आपस में कट जाएगा। इनका आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 17 गुणा 2 34, 17 में 3 जोड़ा 20 और यहां पर 300, तो ये रिजल्ट क्या आ गया हमारा भी 504। यहां पर क्या पूछ सकता था टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, तो टोटल में क्या करना था 12 गुणा 3 360 और ऐड कर दो, रिजल्ट आ गया। वॉल्यूम भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको माइंड में अज्यूम करनी आनी चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल और ले लेता हूं, अगर उसे एज पर सवाल बनाना आता है। देखो एक छोटी सी बात और भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्या होता है जनरली या तो कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है या कैलकुलेटिव सवाल होता है। बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं जिनमें कोई कॉन्सेप्ट भी काम में आता है अच्छा खासा और कैलकुलेशन भी होती है। तो जब वो पिरामिड पर बेस्ड सवाल पूछेगा, उसे इतनी सारी चीजें पूछनी है, तो वो हमेशा क्या करेगा इजी वैल्यूज देगा। ऐसा नहीं है कि रेंडम मान लेंगे यहां पर 7 सेंटीमीटर हो गई, ये 8 सेंटीमीटर हो गई, हाइट मान लो 9 सेंटीमीटर दे दे, तो उसमें क्या कैलकुलेशन उलझ जाती है। तो इस चीज को लेकर आपको तनाव नहीं लेना है। एक सवाल मैं ले लेता हूं,
जैसे जो साइड है ए और बी, ए 3 है, बी आपकी 4 है, और हाइट की वैल्यू मैं कह रहा हूं 6 सेंटीमीटर है। इसने हमसे पूछा एज, तो इसी डायग्राम के अंदर इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। इसी डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी एज होगी वो क्या होगी। देखना जरा, अच्छा इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, इसको ले लेते हैं 6 और इसको 8, कॉन्सेप्ट समझना हमें। तो देखना, ये जैसे 8 है तो यहां से यहां तक की दूरी 4, ये 6 है तो यहां से यहां तक की दूरी 3। इसको जब आप इससे मिलाओगे, ये पार्ट मैं हटा देता हूं, तो 3 ये और इसके जस्ट सामने 4 ये, 3 4 की वजह से ये वाली जो आपको साइड दिख रही है कितनी आ गई 5। हाइट हमारी कितनी है 6। तो एज कौन से होती है आपकी, ये वाली, ये हमारी एज है, इसको निकालना है। तो अगेन यहां पर भी क्या 3D के अंदर ही पार्ट है कि नीचे बेस है, ऊपर हाइट है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। तो 5 और 6 की वजह से जो एज निकलेगी वो क्या लिख सकते हो आप, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आ गई हमारी 25 प्लस 36, 30 20 50 60 61। ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट। आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई होगी। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल बेस का पिरामिड है, इसमें कुछ खास आता नहीं है, बस 2 स्लैंट हाइट होती है, उसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। रटने का सजेशन मैं नहीं देता। हाँ, एक टाइम तक जैसे आपने याद कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया जैसे AB AL1 BL2, सिंपल बात है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, चीजों को समझेंगे। अब आ जाते हैं भाई सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 की बात करें, यहां पर देखना जरा। देखो, इसने क्या कहा कि एक पिरामिड की ऊंचाई जो है वो h है, और इसकी जो भुजा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भुजा कितनी है a, त्रिभुज के आधार पर खड़ा हुआ है, तिर्यक किनारा ज्ञात करो। तो ये वाली बात आपको यहां पर देखनी है। साउंड आई होप प्रॉपर आ रही है। देखो फिर इसका समाधान, पिरामिड डायग्राम बना लेते हैं पहले थोड़ा सा। और इसने क्या पूछा, इसका तिर्यक किनारा। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे ये एक ट्राइंगल ले लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हो गया तीनों साइड इक्वल, तो ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, उधर वाली भी ए। पिरामिड बनाना है तो यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया रैंडम, ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट। क्लियर। अब इसने क्या कहा, इसकी ऊंचाई h है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस ट्राइंगल पर। ट्राइंगल नीचे है, ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये हमारी क्या है, हाइट h। हमसे क्या पूछ रहा है, वो एज पूछ रहा है, किनारा पूछ रहा है, स्लांट हाइट नहीं पूछ रहा। इसने क्या कहा, तिर्यक किनारा, एज पूछ रहा हमसे, स्लांट एज होती है। अब बात को समझो जरा कि ये जो नीचे ट्राइंगल है, इसके ऊपर हाइट परपेंडिकुलर है, इस पार्ट को आप इसके साथ मिला दो तो नीचे है, और ऊपर से ये है, तो इसका मतलब यहां से यहां मिलाओगे, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री। अब आपको नीड किसकी है, सिर्फ आपको नीड है कि यहां से यहां तक दूरी मिल जाए। तो एक बात ऑब्जर्व करना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सेंटर पर आएगा, और इसी सेंटर के ऊपर क्या होते हैं आपके चारों के चारों सेंटर, जैसे सेंट्रोइड भी होता है, इन सेंटर भी होता है, सर्कम सेंटर भी होता है, और आपका ऑर्थो सेंटर भी होता है। केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, चारों एक ही जगह पर होते हैं। अब इक्विलेटरल से रिलेटेड देखो, कोशिश मैं ये करूंगा कि कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूं पैरेलल में। ज्योमेट्री पढ़ेंगे तभी हर समस्या का समाधान हो पाएगा कि ये चीज क्या थी और ये क्यों निकल के आई। तो जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इसका ये सेंटर होता है, इसी सेंटर पर चारों चीजें होती हैं, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और आपका ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड को जी से लिख देते हैं, सेंट्रोइड को जनरली जी से लिखा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन। देखना जरा, ये जो पार्ट है यहां से आप ड्रॉ करोगे, असल में देखा जाए इसको मैं नाम दे देता हूं ए, पी और ओ। तो ए से पी तक की जो दूरी अगर आपने साइड ए मानी है तो ए पी इसकी क्या होती है, हाइट, और इसे क्या लिखा जाता है, √3/2a। इक्विलेटरल के केस में ये मीडियन भी हो जाती है। ये वाली जो दूरी होती है इसे कहा जाता है कैपिटल आर या फिर सर्कम रेडियस, और ये होती है आपकी a/√3। और ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये होती है स्मॉल आर या फिर इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, और इसे लिखा जाता है a/2√3। क्यों आए, कैसे आए, कैसे हम लोग इनको डील करेंगे, ये सारी बातें ज्योमेट्री में आएंगे तब पता चलेंगी। लेकिन यहां पर इन चीजों का यूज है, आगे भी कुछ सवाल आएंगे उनके अंदर इस चीज का यूज है।
तो कैपिटल आर परित्रिज्या, सर्कम रेडियस वैल्यू a/√3, इन रेडियस मोल आर a/2√3, हाइट आपको पता ही है, यही इसकी मीडियन हो जाती है। क्लियर है? इसका और इसका रिलेशन लोगे तो 2:1 में ये निकल के आपका आ जाता है। क्लियर? तो एक बात बताना मुझे, यहां से यहां तक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्टेक्स से, ट्राइंगल के वर्टेक्स से सेंटर, ट्राइंगल के वर्टेक्स से सेंटर तक की दूरी होती है वो कैपिटल आर होती है। तो ये जो दूरी है आपकी, ये किसको बता रही है? a/√3। अब एक बात बताओ, एज आपको निकालनी है, तो इसका मतलब 90 के सामने एज आपकी निकल के आ गई। हाइपोटेनस आपका कर्ण, तो क्या करोगे? h² प्लस इसका स्क्वायर कर दोगे तो a²/3। ये आपका क्या हो गया? रिजल्ट लिखा जा सकता है इजी वे में। तो ये हमारा क्या था? सवाल नंबर ए। और यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, देखो इस सारी चीज को मैं हटा देता हूं जो आपसे बात पूछी गई है। हाँ, इमेजिन करने में एक बार जरूर समस्या आती है, लेकिन एक बार आप इमेजिन कर ले गए तो चीजें इतनी आसान है। असल में देखा जाए तो इसने क्या पूछा आपसे? एज जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी, जैसे ये आपके पास ट्राइंगल है, ये इसका एक वर्टेक्स है टॉप तक, ये इसकी एज होती है, इसके जस्ट सामने हाइट, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो अंडर रूट में h² आ जाएगा। अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सेंटर, वर्टेक्स से ट्राइंगल के सेंटर तक की दूरी क्या होती है? कैपिटल आर, उसे क्या लिखते हैं? a/√3, स्क्वायर कर दो a²/3। ये लो आपका रिलेशन। तो कहने का मतलब अगर ठीक ठाक कमांड है तो आप इस सवाल को माइंड में कर सकते हैं, या फिर इस सवाल का ऑलमोस्ट पार्ट आप माइंड में कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 पर आ जाओ। सीजीएल 2017 मेंस में ये सवाल पूछा गया था। अब सवाल तो है नहीं आपके पास, क्या है? सिर्फ डायग्राम। असल में ये क्या है? एक क्यूब है, एक घन है, और ये जो XYZ आपको दिख रहे हैं ये क्या है? इसकी जो साइड्स हैं क्यूब की, या इसकी जो एज है, किनारे हैं, उनके मिड पॉइंट है। उसका एग्जैक्ट सवाल ये था कि ये जो क्यूब है इसकी जो साइड या एज है उसकी लेंथ क्या है? 16 सेंटीमीटर, लंबाई 16 सेंटीमीटर है। XYZB ये क्या बनता है? कॉर्नर पर एक पिरामिड। इसका उसने टोटल सरफेस एरिया भी पूछा था, वॉल्यूम नहीं पूछा था, तो वॉल्यूम भी देख लेते हैं और इसका टोटल सरफेस एरिया भी। तो मैं डायग्राम को फिर से थोड़ा सा बना देता हूं जिस टाइप का ये है, इसी फॉर्म के अंदर। ये हमें एक क्यूब लेना है। इस क्यूब का क्या है? बैक साइड वाला पार्ट नहीं दिखा रहे हैं। असल में तो क्या होता है, इधर से इसको बनाएंगे, सॉलिड है तो हमें बैक साइड इसकी नहीं दिख रही है। एक बार के लिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं, यहां से ऑब्जर्व करना है एक करके हर बात को। देखो ये कंप्लीट साइड 16 सेंटीमीटर है, तो ये मिड पर लिया इसने x, तो ये क्या हो गई? 8। फिर मिड पर लिया ये आपका y और ये z, तो ये 8 8 8। अब क्या करता है वो? इस पार्ट को इसके साथ मिला देता है, कट मारता है, इसको इससे मिलाता है, कट मारता है, इसको इससे मिलाता है, कट मार देता है। तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है इसने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? इसको B से। तो अगर आप इसको कट करके बाहर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका x, ये y और ये z। अब ये क्या होगा? इक्विलेटरल होगा। रीजन क्या है देखना जरा, ये साइड आपकी 8, ये भी 8, तो ये x से y तक की दूरी कितनी? 8 √2, और y से z तक की दूरी फिर से 8 और 8, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो ये भी 8√2, y से z 8√2, और ये भी आपकी क्या है? 8 √2 लिखा जा सकता है। अब देखना जरा, जो B दिख रहा है, B क्या होगा भाई? ये तीनों कॉर्नर से काट दिया, B ऊपर की तरफ मिलेगा तो यहां पर B मिलेगा, ये B हो गया। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब देखना x से B तक की जो दूरी है वो कितनी है आपके पास? 8 लिखा जा सकता है। तो ये असल में देखा जाए तो इस टाइप का ये आपके पास पिरामिड था। क्लियर है? अब मैं इस बात को हटा रहा हूं, मुद्दे की बात करता हूं। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें, अगर इसका वॉल्यूम पूछता, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 बेस एरिया XYZ ट्राइंगल का एरिया इनटू में इसकी हाइट। अब देखो मुद्दे की बात यह है, ना तो हमारे पास यहां पर हाइट है, हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। बेस एरिया चलो फिर भी हम लोग निकाल लेंगे √3/4 a² से। क्लियर है? लेकिन एक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। कॉन्सेप्ट ये था कि जहां कहीं भी स्लांट हाइट मौजूद होती है, मल्टीपल क्या लगता है? 1/3। वॉल्यूम क्या लिखते थे? n इंटू बेस एरिया इंटू में हाइट। तो यहां पर 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, या फिर कोई भी आकृति नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर एक बिंदु पर जाकर के खत्म हो जाती है, तब भी आप वॉल्यूम क्या लिखोगे? 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट। तो यहां पर देखो, मैं उस ट्राइंगल के थ्रू नहीं जा रहा, इक्विलेटरल के थ्रू नहीं जा रहा कि मैंने XYZ को
बेस मान लिया, वहां के थ्रू मैं रिजल्ट निकालूं, मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं 1/3। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस राइट एंगल ट्राइंगल वाई बी जेड को क्या मान लो, बेस में मान लिया। एरिया कितना होगा, 1/2, 8 × 8 64, 64 का आधा 32 हो गया। अगर आपने इसको बेस मान लिया, जमीन पर रख दिया एक्स वाई जेड को, तो एक्स क्या सॉरी वाई बी जेड को जमीन पर रख दिया, इस पार्ट को उठा करके यहां रख दिया, तो एक्स ऊपर आएगा। तो इसका मतलब बी से लेकर एक्स तक की दूरी परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ये क्या होगी आपकी हाइट। तो ये आपका निकल के आ जाएगा रिजल्ट। ये है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट 25/256/3। ये वो एक्स्ट्रा बात है कि एक एवरेज स्टूडेंट के सामने ये सवाल रखा जाए, अगर उसने पिरामिड भी पढ़ रखा है तो वो इसे जबरदस्ती पिरामिड बनाने की कोशिश करेगा। फिर क्या करेगा, यहां से बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा एक्स वाई जेड पर, उसके रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगा, तो उलझ जाएगा मामला। ठीक है, बाकी देखो मैं सोल्व करके बता देता हूं, कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी तनाव चलेगा। ये आपका एक्स वाई जेड, ये आपके पास बी, ये यहां से इस टाइप से बना लिया, और ये दूरी कितनी है 8√2। एक्स से बी तक की दूरी कितनी है 8। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसकी अगर मैं बात करूं, अगेन देखो कैपिटल आर क्या थी, a/√3। तो इसकी वैल्यू देखो, साइड 8√2/√3, a/√3 लिखा जा सकता है। अब इन दोनों की वजह से आप क्या निकालोगे, हाइट h। तो h क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 8 तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक यहां से और इसका स्क्वायर करोगे तो 2/3 माइनस इसको जब आप सोल्व करेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 8/√3। ये हाइट निकल के आ गई। अब देखो फिर से इसको डिटेल में इसीलिए कह रहा हूं कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वैसे करते तो क्या होता, क्या डिफरेंट रिजल्ट नहीं आता। तो देखो अब हाइट आ गई अपने पास, बेस एरिया क्या होगा 1/3 तो लगाओगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4a², 8 का स्क्वायर 64 और 2 स्क्वायर कर दिया। हाइट आपके पास कितनी आ गई 8/√3, √3 से √3 कट गया, 4 से काटोगे 2 बार, 4 × 4 16, 24 और 1 25। ये लो रिजल्ट आ गया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक एवरेज बच्चा है, कई बार क्या होता है कि हमें सब कुछ जल्दबाजी में चाहिए, कि क्या करेंगे कि सर 2-4 फॉर्मूले बता दो, पिरामिड खत्म हो जाएगा, फॉर्मूले याद कर देंगे। देखो ऐसा है, फॉर्मूले वाला सवाल आ जाएगा तो कर भी लोगे और दिमाग पर इतना तनाव बनता है। तनाव 2 टाइप का ही है, एक तो या तो समझने में दिमाग पर तनाव दे दो, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि फॉर्मूले डाले तो दिमाग वैसे स्ट्रेस में आ गया, क्योंकि उनको लंबे टाइम तक ध्यान भी रखना है। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कोई चैप्टर आपका खत्म हो जाए, जैसे पिरामिड है, 15 मिनट के अंदर आपने अलग अलग फॉर्मूले ध्यान किए और इसकी वजह से आपने पिरामिड को खत्म कर लिया। अब आपके पास सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस पैटर्न पर काम कर सकते हो। जैसे ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, कहीं भी सर्च कर लेना इसको यूट्यूब के ऊपर, आपको ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया है ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। अभी मैंने टिपिकल सवाल से डील भी करके दिखा दिया कि जो स्टूडेंट एक्स वाई जेड को बेस मानेगा, बी को टॉप मानेगा, वो सवाल को इस टाइप से उलझा के करेगा। और आपने सिंपल क्या किया 1/3, इसको आपने बेस में ना वाई बी जेड को, तो बेस एरिया 64/2 32 और हाइट कितनी 8। ये लो, अब ये डिफरेंस जो होता है ये आप क्रिएट कर सकते हो किसी के भी साथ। तो मुद्दा ये है कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो हर चीज को एकदम डेप्थ में लेके जा सकता हूं। तो वहां क्या होता है, जो चीज 15 मिनट की है अगर आप इसको समझ के करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, और मेरे से अगर पढ़ेंगे तो आपको 1 घंटे 15 मिनट लगेंगे। लेकिन उसके बाद कोई संभावना ऐसी नहीं बचती है कि ये चीज आएगी तो क्या करेंगे, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो देखो भाई, ये तो अपना सवाल हो गया 2 नंबर। और टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालना चाहते हो तो सिंपल है, देखो क्या करोगे, 3 तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्स बी जेड, वाई बी जेड और एक्स बी वाई, तो 3 इंटू एक ट्राइंगल का एरिया 1/2, और इसकी साइड कितनी 8 × 8 64। और एक आपके पास देखो एक्स वाई जेड बेस के अंदर इक्विलेटरल होगा तो √3/4 इंटू में 8√2 साइड आई थी, 8√2 आपकी साइड आ गई, स्क्वायर कर दोगे तो 64 × 2 128। इसको आप सोल्व कर लेना, ये आपके पास 32 आ जाएगा, 3 और ये 2 32 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 3 + √3। ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया। सीजीएल 2017 मेंस में ये सवाल पहली बार आया था, वॉल्यूम उसने नहीं पूछा था। सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं भाई।
सवाल नंबर 3 की लैंग्वेज को रीड करो। और ये जो वीडियोस हैं इन पर बाद में आप इधर उधर, जैसे कई बार क्या है स्ट्रीम चलता रहता है उसमें कमेंट करते हो, तो वो जो कमेंट्स हैं आपको कोई भी सजेशन देना है या कोई भी किसी भी टाइप का आपके सामने इश्यू आ रहा है तो आप वीडियो एंड होने के बाद या बाद में देख रहे हैं तो कमेंट वहां भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उस स्ट्रीम में ही कमेंट करेंगे तो ही पढ़ा जाएगा। स्ट्रीम में तो ये है कि पढ़ा भी ना जाए, लेकिन रैंडम जब बाद में वीडियो खत्म हो जाता है फिर कमेंट करेंगे तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो आपकी जो भी राय होंगी, सजेशन होंगे, उस हिसाब से हम लोग उस पर काम करते हैं। और रही बात कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कब पढ़ना है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, कुछ अलजेब्रा कहते हैं, कुछ नंबर सिस्टम कहते हैं। तो देखो इंसान की ख्वाहिशों की इंतहा नहीं होती है कभी भी, वो बढ़ती जाती हैं। तो बेटर ये रहेगा कि जैसे हम लोग चल रहे हैं उसी फ्लो में आप चलते रहिए। तो हमने भी कुछ प्लान कर रखा होगा कि किस हिसाब से सिलेबस को आगे बढ़ाना है। चलिए फिर सवाल नंबर 3 की बात करें। पिरामिड का आधार एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पिरामिड का आयतन ये है, ऊंचाई। मेरे ख्याल से इससे नकली सवाल नहीं होगा। 1/3 बेस एरिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल बना होगा बेस के अंदर, ये साइड 5, ये 12, ये आपकी 13। तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 12 गुणा 5 60 और बटा में 2 30। तो बेस एरिया 30 और हाइट आप h लोगे। वॉल्यूम कितना है भाई 330। ये डायग्राम बनाने की यहां पर आपको नीड नहीं थी। रीजन क्या है, 5 12 13 एक इतना कॉमन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, सबको ही पता। 12 गुणा 5 60 बटा में 2, तो उसका एरिया कितना आएगा 30। ये इससे कट गया, एक 0 से 0 कट गया, तो यहां से हाइट अपनी कितनी आ गई 33 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड किया करो। क्वेश्चन नंबर 4। और आजकल वीडियो वगैरह शेयर करने बंद कर दिए आप लोगों ने, तो इनको भी शेयर किया करो। देखो, एक आधार पर खड़े पिरामिड की ऊंचाई h मान ली जाए और a इकाई भुजा वाला इसका बेस। कहने का मतलब एक पिरामिड है, उसका बेस एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, हाइट उसकी h है। आपको स्लांट हाइट निकालनी है। तो थोड़ा सा मैं बना लेता हूं इसका डायग्राम, इससे बात को समझते हैं। ये अपना हो गया पिरामिड, साइड इसकी a है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये आपकी हाइट h उसने दे रखी है। ये आपकी साइड है a, इक्विलेटरल ये आपका ट्राइंगल है। इस बार इसने आपसे स्लांट हाइट पूछी, एज नहीं पूछी है। तो ये इसकी क्या होगी स्लांट हाइट, L से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से यहां तक की दूरी देखो, ये तो परपेंडिकुलर है, ये सेंटर है। तो देखना वर्टेक्स से सेंटर तक की दूरी कैपिटल R थी, सेंटर से साइड के मिड तक की जो दूरी, मिड पर ही आएगी स्लांट हाइट, वो क्या थी आपकी स्मॉल r। पीछे लिखकर बताया ये आपकी स्मॉल r है, क्या लिखी जाएगी a/2√3। क्लियर है। ऊंचाई आपको चाहिए तो देखना जरा, स्लांट हाइट चाहिए L, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस आ गया, तो इसका मतलब h² प्लस इसका भी स्क्वायर करोगे तो a², 2 गुणा 2 4 और √3 खुल जाएगा तो 12। ये आपका हो गया रिजल्ट। पिछले वाले सवाल में हमने किसको निकाला था, एज को, तो उसको क्या किया था हमने यहां से इसीलिए मिलाया था कि जिससे ये कैपिटल R मिल गई, ये आपकी हाइट मिल गई, उसकी वजह से आपकी क्या आ जाएगी स्लांट हाइट, सॉरी एज। 5 नंबर पर आ जाओ। सवाल नंबर 5। सबसे पहला काम सवाल की लैंग्वेज को रीड करो। पिरामिड चैप्टर आज अपना खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ और बातें हैं भी नहीं पढ़ने लायक। उसके बाद अगला सेशन हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रॉन या फिर समचतुष्फलक। देखो, एक सही पिरामिड है, मतलब वही पिरामिड है, एक लंब पिरामिड जनरली कह देते हैं इसको। इसका बेस क्या है, एक आधार, एरिया कितना है 64, और फिर इसकी स्लांट सतह बनाने वाले प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 20 सेंटीमीटर। पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखना जरा, जो ट्राइंगल की हाइट होती है वही आपके पिरामिड की क्या होती है स्लांट हाइट। पीछे बता चुका हूं मैं, जो ट्राइंगल की हाइट होती है वही आपके पिरामिड की क्या होती है स्लांट हाइट। अब इसने क्या कहा, आधार एक स्क्वायर है, बेस इसका एक स्क्वायर है, एरिया कितना भी 64, तो साइड कितनी 8 का स्क्वायर हुआ होगा तभी बना होगा, तो साइड आ गई ये वाली 8। अब देखो हर ट्राइंगल का एरिया कितना बताया उसने 20, तो हर ट्राइंगल का एरिया लोगे 1/2। फिर से बात को समझना, ये कुछ इस हिसाब से स्क्वायर बेस का पिरामिड है, ये ट्राइंगल है। अब देखो 64 इसका एरिया, तो ये साइड कितनी 8। अब ये असल में देखा जाए यहां से यहां ट्राइंगल की हाइट है, लेकिन ये क्या बन जाएगी ट्राइंगल की स्लांट हाइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइड आ गई इस ट्राइंगल की 8, 1/2 बेस 8,
ये ट्राइंगल की हाइट है, लेकिन ये ऐसे होता है तो ट्राइंगल की स्लांट हाइट होती है, तो इसको L लिख लेते हैं। और इसका एरिया कितना बताया इसने 20। तो यहां से सोल्व करोगे 4 बार और ये इससे कट जाएगा, ये कितनी आ गई 5। अब ऑब्जर्व करना इसके अंदर क्या करना है आपको, देखो इसने क्या कहा आयतन निकालो। अब अगर बात करें ये साइड कितनी है 8, और ये वाली जो आपने निकाली है यहां से लेकर यहां तक की दूरी 5। जब पिरामिड बनाएंगे तो ये 5 तो यहां चला गया, ये 8 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एकदम मिड में तो ये दूरी 4, ये दूरी 5। अब यहां से यहां ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो इस टाइप का आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। ये दूरी 4, ये आपकी हाइट, और ये स्लांट हाइट आपकी 5 लिखा जा सकता है। H की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। तो अगर चीजें आपकी इमेजिनेशन में, जरूरी नहीं है कि बार बार ये पेपर लेकर ही समझा जाए, सीधे सीधे भी आप इस बात को समझ सकते हैं। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या लिखते हो 1/3, बेस एरिया 64 गिवन है, हाइट आपके पास 3 है, तो रिजल्ट कितना आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना हो गया रिजल्ट। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट रिजल्ट है। सवाल नंबर 6 की बात करें। सबसे पहला काम क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहला काम है सवाल की लैंग्वेज को रीड करो। देखना इसने क्या कहा, एक षटकोणीय आधार वाले प्रिज्म, रेगुलर हेक्सागन, इसको कह सकते हैं हम लोग रेगुलर हेक्सागन समषटभुज। प्रिज्म की ऊंचाई h है, आधार की भुजा 4 है, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बार के लिए रेगुलर हेक्सागन की बात करते हैं हम लोग समषटभुज। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। रेगुलर जो हेक्सागन होता है असल में देखा जाए तो ये कुछ ऐसी सी आपकी शेप होती है, इस टाइप की। 6 भुजाएं हैं, 6 की 6 बराबर है, और अंदर के कोण भी सारे के सारे बराबर होते हैं। जब आप इनको मिलाएंगे आमने सामने वाले पॉइंट्स के साथ, या आमने सामने के जो वर्टेक्स हैं, तो ये साइड अगर इसकी A है, ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये सारी की सारी तो A होती हैं, ये आपके इक्विलेटरल बनते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन, जब हम रेगुलर पॉलीगन पढ़ेंगे तो इसका रीजन मैं बता दूंगा आपको कि एंगल 120 डिग्री आता है, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो ये एंगल 60। ऐसे ही इधर वाला एंगल भी आपका 60, बचा हुआ एंगल फिर 60 होना ही आपका। तो जैसी ये साइड ए होती है वैसी की वैसी ये साइड होती है। अब रेगुलर हेक्सागन का अगर एरिया लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, ये असल में देखा जाए तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है, तो 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो जिसकी साइड ए है। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सोल्व होकर के क्या फॉर्मूला बनेगा, जैसे √3/4a², उसको नहीं ध्यान रखना। इतना ध्यान रखना आपको, रेगुलर पॉलीगन पढ़ लेंगे तो हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी जैसे सवाल आ गया पिरामिड को कंप्लीट भी करना है, ऐसा तो है नहीं कि पहले रेगुलर पॉलीगन पढ़ेंगे उसके बाद पिरामिड का बीच में सवाल फंसाएंगे। तो एरिया रेगुलर हेक्सागन का ऐसा लिखा जाता है 6 गुणा 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है, तो 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं अपने सवाल में। अब ये जो जितनी भी दूरी होती है ना, ये ए होती है, तो ये अंदर वाली भी क्या चलेंगी ए इस हिसाब से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये 6 के 6। तो इसने क्या कहा, एक रेगुलर हेक्सागन है, ऊंचाई 8 है और इसकी आधार की भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। तो रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं कुछ इस टाइप से। इसका क्या बनाना है पिरामिड, ये पिरामिड बना लिया। अब इसने ऊंचाई इसकी क्या कह दी 8 कह दी, क्लियर है। जैसे ये पार्ट इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, एक बार नहीं मिला रहे। अब आधार की भुजा कितनी है इसकी, ये 4 सेंटीमीटर। अब जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो फिर से लॉजिक तो वही लगता है ना, यहां पर आपको पता इतना ही तो होगा, ये रेगुलर हेक्सागन होगा, 6 इसके ट्राइंगल लगे होंगे, तो ट्राइंगल ऐसे पड़ा है तो ये तो ट्राइंगल की हाइट, लेकिन जैसे ही वो आ जाएगा तो ये एकदम मिड तक जो दूरी जाएगी वो क्या होगी ट्राइंगल की स्लांट हाइट। तो ये लॉजिक तो हर पिरामिड में ही आपका काम करेगा। तो इसका मतलब हमें नीड किसकी है, असल में देखा जाए तो जब आप इसको और इस पार्ट को मिला देते हैं तो यहां पर आपके पास क्या बनता है, ये वाला एक ट्राइंगल बन जाता है, क्लियर है। अब इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, एक्चुअल में तो क्या था, ये आपके पास रेगुलर हेक्सागन था। एक मिनट देखना भाई, और यहां पर आपके पास एक ट्रायंगल लगा हुआ था, यहां पर एक ट्रायंगल लगा हुआ था, यहां पर एक ट्रायंगल लगा हुआ था। इन सबको फोल्ड किया तो ऊपर आ गया,
ये पॉइंट मान लो ओ है, सारे के सारे फोल्ड होकर आगे। तो इसका मतलब ये हमें जो मिड तक जो दूरी जाएगी वो निकालनी है। तो इसका मतलब मैं इसको हटा देता हूं एक बार के लिए। सारी चीजें जो हमें निकालनी है वो हमारी क्या, स्लांट हाइट एकदम मिड में जाएगी। अब इसको आप इससे मिला दो और फिर देखना, आपको क्या बताया था कि कोई भी रेगुलर हेक्सागन होता है वो उसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। जैसे ही आप इसको इसको और इसको मिलाते हो तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये वाला साइड आपको कितनी दी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, 4। ये साइड 4 होती है तो इसकी भी 4 आ जाएगी। ये जो पार्ट है ये असल में देखा जाए तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये हाइट है, इसको क्या लिखते हो, √3/2 इंटू में 4। तो ये कितनी आ जाएगी, 2√3। अब इसको ध्यान से समझते जाना क्योंकि कई सारी चीजें हैं। आपके हर चीज में बेसिक स्ट्रोंग होंगे तभी ये बात समझ में आएगी, अदरवाइज 2 या 3 बार इसको देख लेना तो बात क्लियर हो जाएगी। आपने ये निकाल लिया, इसको मैं हटा देता हूं, ये सिंपल सी बात थी। ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये आपकी क्या रहेगी, स्लांट हाइट। इस ट्राइंगल की ये जो साइड थी इसका मिड पॉइंट, ये दूरी आपकी ये वाली आ गई। तो एल जो आपका निकलेगा वो क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दोगे 2√3 तो 4 गुणा 3 12, 64 में 12 जोड़ दोगे तो √76 ये निकल के आ जाएगा। ज्यादा ही होगा तो 4 कॉमन ले लोगे तो इसकी वजह से 2 बाहर आ गया और ये कितना बच गया, 19 रूट के अंदर। इसने क्या कहा था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखना जरा, एक तो बेस एरिया आपका, टोटल सरफेस एरिया में एक तो आपका बेस एरिया, बेस किससे बनता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4, साइड 4 चल रही है तो 4 का स्क्वायर। ये पार्ट तो इससे कट गया, क्लियर। एक समाधान तो हो गया कि 24√3 बेस एरिया हो गया। अब आपके पास क्या होंगे, जैसे स्क्वायर में 4 ट्राइंगल बनते थे वैसे ही 6 बनेंगे। तो 6 आपके पास ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का एरिया 1/2। इस बार इसका बेस कितना है, 4। इस बार ये जो हाइट है ट्राइंगल की वो क्या है, पिरामिड की स्लांट हाइट कितनी निकाली है, 2√19। ये 2 से 2 कट गया, 24 आ गया, अंडर रूट में 19 आ गया। ये आपका रिजल्ट हो गया, 24 कॉमन ले लोगे। अब देखो फिर से मैं आपको छोटी सी बात एक्सप्लेन करता हूं। रेगुलर हेक्सागन आपको आना चाहिए, 3D में आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको लॉजिक पता होना चाहिए। असल में इस सवाल में हमें क्या निकालना था, इस सवाल में एक तो हमें निकालना था बेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। बेस में मैंने आपको क्या कहा, रेगुलर हेक्सागन को समझने का नजरिया बदल दो। वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया और उसको गुणा किससे कर दो, 6 से। फिर लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब जितनी साइड है उतनी की उतनी लेटरल हाइट बनेगी और उतनी ट्राइंगल बनेंगे। तो इसका मतलब 6 आपके पास ट्राइंगल है और ट्राइंगल किस टाइप के हैं, इस टाइप के, आइसोसेलेस टाइप के। ये साइड आपकी ए है और इनकी जो स्लांट हाइट है, जो पिरामिड की स्लांट हाइट होती है वही ट्राइंगल की क्या निकल के आती है, हाइट। तो ये पार्ट हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर आपकी कवर है तो आपको एग्जाम में कोई भी डायग्राम नहीं बनाना होता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, जहां राइट एंगल ट्राइंगल बनता है उसको थोड़ा सा इस टाइप से लिख करके अज्यूम कर सकते हो कि ये वाली साइड H हो गई, H 8 दे रखा है, L मेरे को निकालनी है, यहां इसकी वजह से ये साइड कितनी निकलेगी। इस सवाल के आप क्या कर देना, स्टार मार्क। इतनी बात लिख करके सीधे सीधे भी आप डेटा लिख सकते हो और ये सवाल सोल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। देखो पीछा नहीं छोड़ेंगे, देखो टिपिकल चीजें हैं। मुद्दा ये है, ये सवाल हटाने को हटाया जा सकता था लेकिन वही बात है कि वो एक अधूरापन सा रह जाता कि भविष्य में रेगुलर हेक्सागन पर बेस पिरामिड आता तो एक कंप्लीट यही संभावना बनती थी कि जो मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है वो उसको स्किप कर दे। थोड़ा सा जोर आएगा, इस चीज को समझ लेना, बात बन जाएगी। फिर देखना जरा, 2A साइड है, रेगुलर हेक्सागन है, इसका बेस, पिरामिड का जो तिर्यक किनारा है वो 5A/2 है, पिरामिड का आयतन। तो देखना वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, मेरे साथ साथ समझना, 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4। साइड कितनी है, 2A, तो साइड का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर करोगे 4A स्क्वायर। ये पार्ट इससे कट गया, इसको काट दिया इससे, तो असल में 1/3 बेस एरिया। अब आपको नीड किसकी है, हाइट की।
अगर आप हाइट को इमेजिन कर ले जाते हैं तो ये गजब बात हो जाएगी। अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार के लिए कंप्लीट डायग्राम। इसने क्या कहा, इसने हमें क्या कहा, किनारा जो है वो 5a/2 है। अब देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किनारा तो यही होगा ना, यहां मिलेगा जो वर्टेक्स के साथ। अब देखना जरा, ये जो जब भी आप इन सबको मिलाते हो, ये ए इस टाइप से चलता है, साइड के बराबर। साइड कितनी है आपकी 2a, तो इसका मतलब ये दूरी भी कितनी आ जाएगी 2a। किनारा कितना आपका 5a/2, और आपको किसकी नीड है, हाइट की। तो h देखना जरा, 90 के सामने हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर करोगे माइनस इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वजह से ये तो बाहर आ गया, 5/2 मतलब 25/4 माइनस यहां पर 4। h बराबर देखना 4 4 16, 9 में आपके पास 4 आ जाएगा, तो सोल्व करोगे तो 3a/2। ये क्या हो गई इसकी हाइट। इसको यहां पर पुट कर देते हैं 3a/2। अब सोल्व करना जरा, इस 2 से इस 2 को भी काट दिया, तो वॉल्यूम जो है हमारा निकल के आ गया 3√3a³। ये अपना हो गया रिजल्ट। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो करेक्ट रिजल्ट होगा। अब देखो, अगर आप इमेजिनेशन के एक ठीक लेवल पर हैं तो मेरे हिसाब से ये सवाल आपका एग्जाम में कैसे होता। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या है, 1/3 बेस एरिया 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4, साइड 2a है, स्क्वायर करोगे 4a²। ये काम तो यहां तक अपना हो गया। अब देखना, तिर्यक किनारा उसने दे रखा है, हाइट h चाहिए, ये दूरी आपकी 2a है, और ये कितनी आपकी 5/2 है, 90 के सामने हाइपोटेनस। तो देखो a और a दोनों के अंदर ही है, इस 2a में भी a है और यहां 5/2a में भी a है। a तो बाहर आ जाएगा, h के केस में क्या बना, 25/4 में से 4 आपको लेस करना पड़ेगा, तो यहां से 9 बचेगा, बटा में 4, a बाहर था, तो यहां जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3/2a। अब देखना जरा इसको, ये पार्ट इससे कट गया, इसको इससे काटोगे 3 बार, तो ये आ गया अपना 3√3a³। ये रिजल्ट हो गया। तो मेरी उम्मीद ये रहती है कि स्टूडेंट इस स्तर पर भी सोचे। मुद्दा ये है कि एग्जाम हॉल में वो डायग्राम आप बनाओ और उसके टाइम को ऑब्जर्व करो, उसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम किल होता है। सवाल नंबर 8 पर आ जाते हैं। पिरामिड का इसने क्या कहा, बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पिरामिड है, उसका बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी भुजा 10√3 है। पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया ये वाला है, तो ऊंचाई निकालो। देखना जरा, यहां पर सारी की सारी बातें समझते हैं। टोटल सरफेस एरिया में एक तो बेस एरिया क्या होगा भाई, √3/4, साइड का स्क्वायर, इक्विलेटरल है तो 10 का स्क्वायर 100 गुणा 3 300, 300 आ गया, 4 से काटोगे ये 75 टाइम्स, प्लस 3 जैसे ट्राइंगल बना हुआ इस टाइप से, तो यहां भी ट्राइंगल, यहां भी ट्राइंगल और यहां भी ट्राइंगल, तो 3 ट्राइंगल और बने हुए हैं। तो एक ट्राइंगल का एरिया 1/2, साइड आप क्या ले लेते हो इसकी a, और इसकी साइड आपको दे ही रखी है 10√3, और इनटू में जो पिरामिड की स्लांट हाइट होती है वही ट्राइंगल की हाइट होती है, और यहां से आपका ये रिजल्ट आ गया 270√3। अब देखना जरा, √3 तो पूरे में कॉमन आ गया और कट गया। इसकी बात करें अगर हम लोग, तो ये आपके पास कितना रह गया 5, 270 में से 75, 70 चला गया, 200 बचा, 5 और निकाल दोगे तो ये क्या हो गया 15L इक्वल्स टू 195। L इक्वल्स टू 1 बार डिवीजन और 3 बार डिवीजन। अब आपसे क्या पूछा, ऊंचाई, स्लांट हाइट आ गई। देखो नीचे ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा आपने इस टाइप से कुछ, ये वाला ट्राइंगल की साइड कितनी है 10√3, ये वाली जो दूरी है आपने निकाल ली, स्लांट हाइट ये कितनी आ गई 30। यहां से यहां तक की दूरी और अगर हमें मिल जाए तो ये क्या होती है स्मॉल r, पीछे सिखा चुका हूं। तो ये वैल्यू क्या आ गई a/में 2√3, तो 10√3 में 2√3 का डिवीजन करोगे तो ये कितनी आ गई 5, तो 13 और 5 की वजह से हाइट आपकी कितनी आ गई 12। तो ये सवाल है, ये एकदम अच्छे लेवल के सवाल हैं, 1 या 2 बार आप इनको देख सकते हो। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी रिलेट कर लेते हैं। सवाल नंबर 9 में,
सवाल नंबर 9 को रीड करो सबसे पहले। देखना जरा, पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, साइड आप इसकी 8 है, फिर इसे क्या कहा, आधार के समांतर इसे काट दिया गया है, और ऊपर और नीचे के जो भाग है उनकी लंबाई 1 3 है, ऊपर नीचे के आयतन का अनुपात। देखो जरा, असल में ये कॉन्सेप्ट होता है जब हम लोग कोण पढ़ेंगे, सिमिलरिटी भी काम में आती है इसमें, कोण पढ़ते हैं तो उसमें मस्ट होता है कि वो बार बार सवाल पूछता है, लेकिन अभी तक पिरामिड पर इस टाइप के सवाल रेयर ही देखने को आए हैं, तो भविष्य में ये संभावना बनती है कि जैसे ये पिरामिड बना लिया इस टाइप से, इसका बेस एक स्क्वायर है, अब क्या करता है वो यहां से इस पर कट लगा देता है इस टाइप से, इस जगह से इसने कट लगा दिया। अब एक पार्ट तो ये ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। अब यहां पर देखो, एक तो सिमिलरिटी काम में आती है, और वॉल्यूम में जब भी जाते हो तो आपके पास जो लेंथ होती है उसका क्यूब। रीजन क्या है, देखो सिमिलरिटी को खत्म करने में कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम चाहिए, तब जाके वो कवर होती है। बस इतना ध्यान रख लेना, आपके पास कोई भी लेंथ है, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो आपके पास हाइट हो, चाहे वो स्लांट हाइट हो, चाहे वो साइड हो, तो जब भी कभी आप लेंथ से एरिया में जाएंगे तो लेंथ का स्क्वायर, और जब भी कभी आप लेंथ से वॉल्यूम में जाएंगे तो इसका मतलब लेंथ का क्यूब करना पड़ेगा। असल में कंक्लूजन सिमिलरिटी का यही होता है, यूनिट्स होती है उनका बैलेंस कर देना। अब इसने क्या किया, हाइट जो है यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है 1, और इसने क्या कहा कि ऊपर और नीचे के भागों की लंबाई, और नीचे वाली जो हाइट है वो कितनी है 3, ऊपर का भाग 1 नीचे का 3। जैसे सिमिलरिटी में क्या होता है, एक ट्राइंगल ही दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर होता है, वैसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण ही दूसरे कोण के सिमिलर हो सकता है, और वैसे ही एक पिरामिड दूसरे पिरामिड के सिमिलर हो सकता है अगर उनके बेस एक जैसे हैं। तो असल में देखो, एक तो ये पिरामिड हो गया ओरिजिनल, एक ये ऊपर वाला पिरामिड हो गया, तो ये छोटा पिरामिड, ये बड़ा पिरामिड, इनका कंपैरिजन करोगे कभी भी इस पिरामिड का इस नीचे वाले फ्रस्टम के साथ कंपैरिजन नहीं करोगे। चीजें देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि उलझ रही हैं, मुझे भी पता है इस चीज का। रीजन क्या है कि जैसे ना तो मैंने अभी तक आपको ज्योमेट्री पढ़ाया, अब वो कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि 2 सवाल कंप्लीट करवा देते हैं, तो भविष्य में जब भी आप पिरामिड रिवाइज करेंगे, ये वीडियो देखेंगे सिमिलरिटी पढ़ने के बाद, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए यहां पर सीधे सीधे आपको मैं कह रहा हूं कि जब भी वॉल्यूम लिखना है तो लेंथ का आपको क्यूब करके रेशियो लिखना पड़ेगा। जो चीज 7-8 घंटे की है उस चीज को 5 मिनट में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो देखो, छोटे पिरामिड की तो हाइट कितनी है 1, और जो बड़े वाले पिरामिड है उसकी हाइट कितनी है 4। तो छोटे जो पिरामिड का वॉल्यूम होगा 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, बड़े वाला जो पिरामिड है उसका वॉल्यूम 4 का क्यूब 64 आ जाएगा, 64 आ गया। अब उसने क्या कहा कि नीचे तथा ऊपर के भाग का आयतन, ऊपर वाले भाग का आयतन क्या है 1, ये अपर पार्ट है और ये इसका लोअर पार्ट है। पूरे का देखो 64, इसका 1, तो इसका मतलब ये जो बीच में है 64 में से 1 को लेस कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 63। इतना ही आपको काम करना है। चलो भाई, अगले सवाल पर आ जाते हैं। एक पिरामिड है, अगेन इसने क्या किया, इसे 3 ट्रायंगुलर बेस का पिरामिड है। पिरामिड कैसा भी हो, लॉजिक वही कोण वाला यहां पर भी काम करता है। सवाल नंबर 10, ट्रायंगुलर बेस का एक पिरामिड ले लिया रैंडम, इसे इसने क्या किया 3 इक्वल हाइट से कट कर दिया। एक पार्ट मैं मान लेता हूं ये काटा इसने, एक पार्ट इसने ये वाला काट दिया, ये हो गया। क्लियर है, 3 बराबर हाइट में काटा, तो इसका मतलब इसकी हाइट 1, इस वाले की भी हाइट 1 और इस वाले की भी हाइट कितनी 1। अब देखो, इसका कंपैरिजन इससे और इससे नहीं कर सकते, ये तो पिरामिड है लेकिन ये क्या है फ्रस्टम, ये भी फ्रस्टम। तो देखो, छोटा पिरामिड, बड़ा पिरामिड, सबसे बड़ा पिरामिड, इनका कंपैरिजन होगा। तो छोटे पिरामिड की हाइट 1 हो गई, बड़े वाले पिरामिड की हाइट 2 हो गई, सबसे बड़े पिरामिड की हाइट 3 हो गई। अब यहां से क्या कह सकते हो, छोटे वाला जो पिरामिड है, लेंथ से वॉल्यूम पर जाओगे तो 1 का क्यूब 1 आ गया। इससे बड़ा जो पिरामिड है यहां से यहां 2 का क्यूब वॉल्यूम 8 आ गया। सबसे बड़ा जो पिरामिड है 3 का क्यूब यहां से कितना आ गया 27 आ गया। अब इसने क्या कहा, तीनों भागों का वॉल्यूम बताओ। तो ऊपर का एक भाग है, इसका वॉल्यूम कितना है भाई 1,
इसके जो बीच में इस भाग का वॉल्यूम देखो, यहां तक 8 है, ये 1 है, तो बीच का गैप कितना 7। ये देखो ये पूरा 27 है, यहां 8 है, तो 27 में से ऊपर वाले को हटा दो तो कितना बन जाएगा 19। तो 1:7:19 ये अपना रिजल्ट हो गया। तो देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पिरामिड का जितना लेवल बन सकता है, पूछा गया है, उससे भी हटके आपको सवाल करवाए। अब आपका काम यह है कि इनको रटना नहीं है, इनको समझने की कोशिश करना। हो सके तो देखो ज्यादा ही समझ से बाहर हो जाए तो इस टाइप की शेप बना लो, जरूरी थोड़ी ना कलरफुल बनाओ। अब मेरा तो काम ये है कि हर बच्चे को समझाना, इस वजह से कलरफुल इनको यूज किया है। आप रैंडम पेपर कट करके भी इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। याद रखना, फॉर्मूले जो होते हैं या जो चीज आपने रट रखी है उसकी लिमिट दिमाग के अंदर वो कब तक याद रहेगी, वो एक छोटा सा ड्यूरेशन होता है, 2 महीने मान लो, 3 महीने मान लो, और उसमें भी साथ में कंफ्यूजन चलते हैं। अगर आपने एक चीज को समझा है, एक बार अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब वो चीज आपको बहुत लंबे टाइम तक ध्यान रहेगी, और एकदम डीप में सारी चीजें आपने समझ ली हैं उसकी, तो वो चीज आपको लाइफ टाइम भी याद रह सकती है। आपको ये हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, कैसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सजेशंस जो भी हैं वो आपके मोस्ट वेलकम है उन सबका। तो चलिए फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।